वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड्स। आज हम 12th क्लास चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट सारणिक के बारे में चर्चा करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं। आज सबसे पहले थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि सारणिक क्या होता है। सबसे पहले ये देखिएगा कि सारणिक जो है ना, एक संख्यात्मक मान है। सारणिक एक संख्यात्मक मान है, न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान है। मतलब एक कोई संख्या होती है और इसको जो दूसरी तरीके से हम यूं भी कह सकते हैं, जैसे कोई अवयव होता है, उस अवयव के संगत अगर वो अवयव कौन सा होना चाहिए, वर्ग अवयव। वर्ग अवयव स्क्वायर मैट्रिक्स के रेस्पेक्ट में ही सारणिक बनाया जाता है। सारणिक हमेशा वर्ग अवयव का ही बनेगा। अर्थात यूं कह सकते हैं कि सारणिक में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल रहती है, यानी रो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल। ओके, तो वर्ग अवयव को अगर आप सारणी, जैसे सपोज करो एक वर्ग अवयव है आपके पास और हमेशा मैट्रिक्स को कैपिटल ABCD से शो करते हैं, तो मैं कैपिटल A के इक्वल में लिख देता हूँ ABCD। ये जो स्मॉल ABCD लिखे हुए हैं वो मैट्रिक्स में एक संख्याएं हैं, चार कुछ भी हो सकती हो, और इनको बिग बॉक्स में बंद कर देते हैं तो ये मैट्रिक्स बन जाता है। तो अभी सारणिक, इसको कैसे सारणिक में कैसे चेंज किया जाता है और यह सारणिक कब बढ़ता है, जब इसके मैट्रिक्स के दोनों तरफ मोड जैसा साइन लगाएंगे तो ये सारणिक बन जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है ABCD, और इसका कभी भी मान नहीं निकाला जाता है, बट इसका मान निकाला जाता है जो एक संख्या आती है, इसीलिए इसको सारणी को हम संख्यात्मक मान कहते हैं। और मान कैसे निकाला जाता है, जैसे ये इसका क्रम 2 into 2 है, आप सब जानते हैं मैट्रिक्स में, तो सब यहाँ पर भी इसका क्रम 2 का ही रहेगा। तो यहाँ 2 into 2 में क्या करते हैं कि हम इनको तिरछे गुणन करते हैं। A को D से मल्टीप्लाई करेंगे, A into D, माइनस का साइन लगाएंगे, फिर B को C से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी आपका आंसर होगा वो नंबर तैयार होगा, सारणिक का मान आ जाएगा। इसीलिए इसको एक संख्यात्मक मान कहा जाता है, सारणिक को। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अगला देखो, मेन एक चीज और है कि संख्यात्मक मान होता है सारणिक, लेकिन सारणिक और मैट्रिक्स में हम कई बार कंफ्यूज रहते हैं, तो इनमें थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। सारणिक एवं अवयव में अंतर, तो वो अंतर क्या होता है वो देखो, मेन अंतर बता देता हूं। ये एक संख्यात्मक मान होता है, मैंने अभी आपको बताया था, यानी इसका मान निकाला जा सकता है, मान निकाला जा सकता है, लेकिन जबकि अवयव का कभी भी मान नहीं निकाला जाता है। मतलब संख्यात्मक मान नहीं होता है, एक संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप होता है। संख्याओं का सुव्यवस्थित रूप होता है, इनको एक बॉक्स में अरेंज किया जाता है। ठीक है, जैसे ये रहा, आपको मैंने कहा था 2 3 5 7, तो ये क्या है, अवयव। जबकि इसके अगर 2 3 5 7 इसी वर्ग अवयव को अगर आप सारणी का साइन लगा करके आप इसको चेंज कर देंगे तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेगा। 7 2 14 माइनस 5 3 15, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -1। ठीक है, तो अब एक बात आपको समझनी होगी कि ये में डिफरेंस हो ही गया, बट सबसे बड़ी जो चीज़ है कि इसका जो आपको सिंबल है अवयव का, तो आपको कभी बिग ब्रैकेट मिलता है तो कभी ये वाला ब्रैकेट भी आपको मिल जाएगा। लेकिन सारणी को शो करने का तरीका, एक तो कैपिटल ABCD से जैसे इसको शो करते हैं तो वहां पर ये साइन लगा होगा, डेल हो सकता है, समझ रहे हैं। तो ये अक्सर हम इसको शो करते हैं, ये इसके नोटेशन संकेत हो गए। अब हम बात करेंगे इसके मान निकालने की, सारणी का मान कैसे निकाला जाता है। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि सारणी का मान बहुत ईजी है, सभी बच्चे समझदार हैं, कैसे निकालते हैं। जैसे सारणी का अगर आपका 1 into 1 का है, मतलब एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ है, तो ये जैसे सपोज करो ये रहा,
तो इसका मान क्या होगा, -3 ही होगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखना, ये मोड नहीं है, मोड मापांक नहीं है, क्या है, सारणिक है। सारणिक का चिन्ह है ये, एक की पंक्ति है, एक ही स्तंभ है, इसलिए कई बार इसको जल्दबाजी में हम लिख देते -3 के मापांक लगाया तो +3, नहीं, ये आपका राइट आंसर होगा। ओके, तो 1 × 1 में थोड़ा सा इतना ध्यान रखना। 2 × 2 का कैसे निकालते हैं, आपके पास जैसे यहाँ पर 2 अभी निकाल के दिखाया था, 5 7 -1, तो ऐसे में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो माइनस का 2 आ जाएगा, फिर माइनस इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा कितना होता है 35, 7 5 35, और आप इनको लेस कर देंगे, माइनस का 37 आपका आंसर होगा। ठीक है, अब 3 × 3 का जो सारणिक होगा उसकी वैल्यू कैसे निकालनी है वो देखो। आपके पास सबसे पहले जैसे 1 2 3 है फर्स्ट रो, सेकंड है 5 -4 2 0 और 5 3। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना आपको। वैसे तो हमारा जो सारणी का मान निकालने का मेथड सबसे ज़्यादा वो रहता है कि हम उस पंक्ति अथवा स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार करते हैं जिसमें सर्वाधिक शून्य हो, लेकिन यहाँ पर जैसे पहले स्तंभ में एक 0 आ रहा है, बाकी में तो नहीं आ रहा है, या तीसरी पंक्ति में आप देख सकते हैं, तो आप चाहे तो पहले स्तंभ के सापेक्ष कर सकते हैं, चाहे आप पहली पंक्ति के सापेक्ष भी यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे मोस्टली अधिकतर हम फर्स्ट पंक्ति के सापेक्ष भी कर लेते हैं, चाहे आप किसी के सापेक्ष भी कर लो। बस एक चीज़ का यह ध्यान रखना है, प्रसार करते समय, इसका मान निकालते समय आप जैसे पहले 1 को लिखेंगे और इसको ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, और इसके जो संगत उपसारणिक बन रहा है, यानी जैसे पहला अवयव 1 है, इसकी पंक्ति और इसी के स्तंभ को छोड़ना है, और जो 2 × 2 का उपसारणिक बन रहा है उसको नोट कर लो, -4 2 5 3। ठीक है, पहला प्लस, क्योंकि ये जो एलिमेंट है ये A1 1 है, 1 और 1 का टोटल कितना होता है सम 2, जहां सम होगा वहां पर प्लस का रखना, जहां विषम होता है उसको माइनस का रखना, या यूं मान लो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे लेते हैं। तो पहला एलिमेंट प्लस का हो जाएगा, दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का, फिर नेक्स्ट माइनस प्लस, ऐसे है ना। तो थोड़ा सा ये ध्यान रखें। अब अगला जो एलिमेंट है हमारा कितना है 2 है। ठीक है, तो इस 2 को आप माइनस का नोट लिखेंगे, माइनस का इसलिए लिखेंगे क्योंकि आपको बताया ये पहला प्लस का लेना है, दूसरा एलिमेंट माइनस का लेना है, फिर इसके संगत जो है आपको उपसारणिक लेना है 2 × 2 का, तो कौन सा होगा इसके संगत, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, जो आपके पास नंबर बचे हैं वो एक तो इधर तो 5 रह जाएगा, इधर 0, इधर 2 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 माइनस का 12 है, इसका अगर आप एक्सपेंशन प्रसार करोगे, माइनस का 12 है, माइनस का 10, फिर माइनस का 2, सॉरी इसका आगे भी एक रह गया, प्लस का 3, ये वाला एलिमेंट लास्ट एलिमेंट और रह गया फर्स्ट रो का, पहली पंक्ति का भी 2 ही लिए हमने, 3। अब जब 3 को लेंगे तो पहली पंक्ति को छोड़ देंगे, तीसरे स्तंभ को छोड़ देंगे, बाकी के जो बचेंगे उसको ले लेंगे। तो यहाँ पर अपने पास 4 है, और यहाँ पर क्या है 5 है, और यहाँ पर भी 5 है, तो 5 0 4 5। ओके, अब आप इसका प्रसार कर दे, माइनस का बार है, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 2, और यहाँ पर आपके पास जो होगा 15 है, -0 प्लस का 3 25 -0, ऑल ओवर यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस का 22 हो जाएगा, 15 दूनी माइनस के 30 हो जाएगा, 25 3 प्लस का 75 हो जाएगा। और इसकी जो वैल्यू आने वाली है, जिसको आप डेल से भी शो कर सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का कितना हो जाएगा ये 52, प्लस का 75, तो प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास 23। ये आपका आंसर आ गया। ओके, ठीक है बेटा। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं हम, यदि सारणी के फर्स्ट रो में 3 -1 के = 7 हो तो के का मान क्या होगा। ये एक संख्यात्मक मान है सारणी, मैंने आपको बताया है, और बराबर में उस संख्या की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है, 7 के इक्वल दे रखी है, तो के का मान ज्ञात करना पड़ेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, तो आप ऐसे में इसका सोल्यूशन बहुत ईजी से कर सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे, ये संख्यात्मक मान कितना है इसको देखेंगे, और उसके इक्वल में 7 रखेंगे, तो k × k कितना हो जाएगा बेटा, k² हो जाएगा, फिर माइनस का साइन लगाएंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में, फिर देखो 3 × -1 क्या हो जाएगा, माइनस का 3 होगा, जो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और इक्वल में कितना रखना है 7, यानी ये जो सारणिक है उसका संख्यात्मक मान k² + 3 है, और इक्वल में कितना है 7 है, तो आप इसको शो करेंगे। नेक्स्ट k² = कितना हो जाएगा 4, 3 को उधर ले जाकर के आप लेस कर दें, तो k = आ जाएगा +- का 2, सो आपका आंसर कितना हो जाएगा +2 और
माइनस का 2। ओके, अब आप ये वाला क्वेश्चन जो है खुद करके देखें। यदि 2 3 y x इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई 4 2 इक्वल टू 7 हो तो x और y के मान क्या होंगे, ये आप खुद करके देखें। जैसे मैंने अभी बताया है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 लिख लेंगे, यहाँ पर 2x माइनस 4y इक्वल टू 7 हो जाएंगे। x और y में दो इक्वेशन हो जाएंगी, दोनों इक्वेशनों को आप कोई से भी मेथड से सोल्व करके आप मान निकाल लेंगे इजीली x और y के। ठीक है, देखो बेटा अब हम पढ़ेंगे सारणिक के उपसारणिक और सेकंड यानी माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। आपको मैं एक बात बता दूं, थोड़ा सा ये तो ध्यान रखना, सेकंड और सेकंडज में डिफरेंट होता है। सेकंड अलग चीज है और सेकंडज हम आगे पढ़ते हैं, पांचवा जो चैप्टर है आपके उसमें पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम सेकंड पढ़ रहे हैं और उपसारणिक पढ़ रहे हैं माइनस। तो कोई भी सारणिक दिया होता है हमारे 3x3 का हो चाहे 2x2 का हो, उसका उपसारणिक और सेकंड कैसे निकाला जाता है ये देखेंगे। पहले तो इसका छोटी सी बात कर लेता हूँ। मोस्टली किताबों में जैसे उपसारणिक का संकेत हमारे को m दिया होता है, सेकंड को कई जगह ऐप से डिनोट करते हैं या ए से करते हैं, वो आपकी चॉइस है। जैसे क्वेश्चन में आपको कह रहा है वैसे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको 3x3 का एक बिग सारणिक लेकर के उसके उपसारणिक और सेकंड दोनों में डिफरेंट बता देता हूँ और उनको निकाल के दिखा देता हूँ, क्योंकि छोटी सी एक ये भी टॉपिक रहता है जिसको बताना जरूरी है। तो सारणिक के लिए मैं आपको 3x3 का ये डेल लेके बता देता हूँ। जैसे अपने पास है 7 4 -2 3 0 2 -1 5 माइनस का 4, ये 3x3 का हमारे पास क्या है, उपसारणिक है। इसका उपसारणिक प्राप्त करना है और सेकंड प्राप्त करना है। उपसारणिक का मतलब होता है प्रत्येक अवयव, जैसे इसमें टोटल एलिमेंट कितने हैं, 3x3 का है तो 9 है, तो सभी के उपसारणिक प्राप्त करेंगे हम और सेकंड प्राप्त करेंगे। जैसे ये वाला है एलिमेंट पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का है, इसलिए इसका जो उपसारणिक होगा उसको हम M11 से डिनोट करेंगे। ठीक है, और वो कैसे निकाला जाएगा, जैसे पहला अवयव 7 है इसका, तो इसका उपसारणिक 7 का उपसारणिक भी हम बोल सकते हैं। इसके M11 को हम क्या बोल सकते हैं, 7 का उपसारणिक, 7 का माइनस। तो M11 को कैसे लिखेंगे, देखो 7 को छोड़ दें, जिस पंक्ति में 7 है उस पंक्ति को छोड़ दें, जिस स्तंभ में है उसको छोड़ दें, और जो बचता है उसको लिख लें 0 2 5 -4। और ये सारणिक है तो इसका मान निकाल लें, ये तो हो जाएगा 0 माइनस का 10, 5 × 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो माइनस का 10 इसकी वैल्यू आ जाएगी M11 की, यानी पहली पंक्ति और पहले स्तंभ का जो उपसारणिक आया है वो कितना आया है, माइनस का 10। ऐसे ही आप आगे कर सकते हैं, जैसे M12 निकाल रहे हो तो क्या करना है, M12 का मतलब हो गया पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ का जो आपके एलिमेंट होगा वो क्या होगा 4, और इसका ही आपको उपसारणिक निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4 की यानी पहली पंक्ति को छोड़ना है और दूसरा स्तंभ इसको जो छोड़ दे आप, और कौन सा रह जाएगा आपके 3 2, पहली पंक्ति उपसारणिक की 3 2 और -1 -4, ये आप लिख लें और इसकी वैल्यू फाइंड करें, कितना हो जाएगा माइनस का 12 है। ठीक है, फिर बेटा देखो माइनस का 2 होगा लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2, तो कुल मिलाकर के आपके आंसर आएगा माइनस का 10। ओके, ये आप आगे भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर के आगे M13 बाकी भी निकाल सकते हैं। अब सेकंड के बारे में बता देता हूँ कि सेकंड कैसे निकाला जाता है। आप जैसे ए से डिनोट कर रहे हो तो पहले पंक्ति और पहले स्तंभ यानी पहले एलिमेंट का सेकंड कैसे निकालेंगे, A11। इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर यहाँ I का मतलब होता है पंक्ति, कौन सी पंक्ति है, J का मतलब होता है स्तंभ। ठीक है, रो और कॉलम, तो AIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J और इनटू में होता है MIJ, यानी अगर -1 की पावर I और J को जोड़ देंगे, जो भी होगी उसको सोल्व करें और उसको मल्टीप्लाई करा दें किससे, उपसारणिक से, उसके संगत उपसारणिक से गुणा करा देंगे तो आपको सेकंड प्राप्त हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जैसे मैं अगर A12 देखना चाहूं तो -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगी। ओके, और M12 हो जाएगा, और चाहे तो आप अपने M12 की वैल्यू निकाली हुई है, कितना है माइनस का 10, तो ये तो हो जाएगा -1, बिकॉज पावर कितनी है 3, और विषम जब भी आएगा तो माइनस ही आएगा, और अगर पावर घात अगर सम है यानी इनका टोटल अगर सम होगा तो प्लस का आ जाएगा, और अगर इनका टोटल अगर विषम है तो माइनस हो जाएगा। बाकी वही मान रहना है, उपसारणिक का मान कितना है 1 माइनस का 10, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10। तो A12 की वैल्यू यानी सेकंड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10।
आप चाहे तो ऐसे ये निकाल सकते हैं a11, तो -1 की पावर 1 + 1 करना है और m11 कर दे। आपके पास ये दोनों का टोटल कितना हो रहा है 2, जो कि सम है तो +1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m11 से। m11 का मतलब कितना है -10, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपके आंसर आ जाएगा -10। तो a11 की वैल्यू -10 आ रही है। ओके, तो ऐसे ही आप सारा सभी एलिमेंट्स का क्या निकाल सकते हैं, सेकंड निकाल सकते हैं, उपसारणिक भी निकाल सकते हैं। हम आगे अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अब तो बच्चों हम पढ़ेंगे सारणिक के गुणधर्म, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि इसी के ऊपर हमारा एक सवाल आएगा अभी जो एग्जाम होने वाला है। सारणिक के गुणधर्म, इसमें पहला जो गुणधर्म होता है, पहली प्रॉपर्टी होती है, वो क्या होती है कि अगर आप सारणिक के स्तंभ, पंक्तियों और स्तंभों को अगर आपस में एक्सचेंज कर दें, मतलब जितनी भी पंक्तियां उनको स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल देंगे, तो उसको एक्सचेंज करने के बावजूद भी सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता है, एक वही रहता है जो पहले था। जैसे एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब क्या है। डेल इक्वल 1 2 -1 3 2 0 1 -1 2। अभी फिलहाल आप पहले इस डेल की वैल्यू निकाल लीजिएगा, कितने हो जाएगी। पहले 1 को छोड़ देंगे, इसको और इसको छोड़ करके इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो आप, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, फिर माइनस ये 0 हो जाएगा, फिर अब प्लस का पहला एलिमेंट, दूसरा किसका लेना है माइनस का। अब इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, -0 हो जाएगा। फिर आपके पास अगला एलिमेंट जैसा है वैसे वैसे नोट करना है -1, और इसको पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छोड़ दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, माइनस का 3 और माइनस का कितना हो जाएगा 2। ओके, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस का 12 है, क्योंकि 6 में से 0 लेस करेंगे मतलब 6 रहेगा, 6 - 12 है, और ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 5। ठीक है, 5 और 4 9, और माइनस का आपके पास कितना आ जाएगा डेल की वैल्यू 3। यानी अभी आपके पास डेल की वैल्यू कितनी है इस सारणिक की, -3 है। हम इसका पहली पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे, मतलब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं एक प्रकार से। तो पहली पंक्ति 1 2 -1, तो इसको स्तंभ में चेंज कर ले। फिर दूसरी पंक्ति कितनी है 3 2 0, इसको आप दूसरे स्तंभ में बदल लें, और ये तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ में परिवर्तित कर ले। और अभी हम इसका वैल्यू निकालते हैं, तो पहला एलिमेंट 1, और देखो मोस्टली मोटी मोटी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, -0 हो जाएगा, फटाफट से आप निकाल सकते हो। आपको पता है यहाँ माइनस आएगा, पहला प्लस माइनस फिर प्लस, ऐसे चलता रहता है। फिर आप इसके 3 की फर्स्ट रो को और सेकंड कॉलम को छोड़ देंगे, तो 2 × 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन यहाँ पर आपको लेस करना होता है तो -1 आ जाएगा, और फिर प्लस का 1 आ जाएगा, इसको और इसको नोट आप छोड़ देंगे, तो 2 × 0 कितना हो जाएगा 0, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, माइनस का 4 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 3, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस का कितना हो जाएगा ये 3 और 4 कितना होता है 7, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, 7 - 9 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस का 2। कहाँ मिस्टेक हुई इसमें, 1 2 -1 3 2 0 1 -1 2 1 -1 2, और आप 2 2 जा 4 -0 -3 4 -1 और 0 माइनस का 2 प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 ही रहेगा ना, ये 2 ही रहेगा, 2 को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, तो ये माइनस का 3 आ जाएगा, तो अभी भी वही डेल की वैल्यू आ रही है, मतलब कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अगर आप लोग अगर डेल का ट्रांसपोज कर लेते हो, यानी पंक्तियों और स्तंभों को आपस में एक्सचेंज करते हो, इन सभी रोज को अगर आप स्तंभ बना लेते हो, पंक्ति को अगर स्तंभों में बदल देंगे तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, बहुत छोटी सी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अगली नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब प्रॉपर्टी नंबर 2 देखते हैं। ये कहती है कि अगर किसी सारणिक के दो पंक्ति, सिर्फ दो पंक्ति, पहली पंक्ति दूसरी, जैसे पहली तीसरी ऐसे कुछ भी हो सकती है, केवल दो पंक्तियों को परस्पर में चेंज, अगर आपस में उनको एक्सचेंज कर देंगे तो सारणिक के संख्यात्मक मान पर तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो वो रहती है, लेकिन चिन्ह बदल जाएगा। जैसे पहले हमारे जैसे अभी क्वेश्चन किया था, उसकी जो वैल्यू थी वो -3 थी, और अगर आप उसकी कोई भी दो पंक्तियों को अगर परस्पर बदल दे, या दो स्तंभों को, या तो दोनों स्तंभ होने चाहिए बदलना है, या दोनों पंक्ति होनी चाहिए, उनको आपस में अगर बदल देते हो तो उनकी वैल्यू जो है -3 से क्या हो जाएगी +3, यानी रहेगी तो 3 ही, लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। अगर पहले प्लस थी तो माइनस हो जाएगी, और अगर पहले माइनस थी तो प्लस हो जाएगी। तो देख सकते हैं इसको भी आप, डेल इक्वल टू 1 2 -1 2 3 0 4 3, और आप यहाँ पर 5 कोई भी ले लें, तो इसकी वैल्यू जो है अभी तो आप निकाल लें कितनी आ जाएगी 1
5 3 जा 15 माइनस 0 माइनस का 2, और आप इसको भी देख ले 10 माइनस का 0 माइनस का 1 और 6 माइनस का 12। ओके, इसको आप अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 15 माइनस का 20, और ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6। 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, तो प्लस का क्या आ जाएगा आपका 1। तो डेल की वैल्यू अभी कितनी है ये प्लस का 1। अगर हम इसकी कोई भी दो पंक्ति या दो स्तंभों को अगर परस्पर बदलेंगे तो इसकी वैल्यू जो है -1 आनी चाहिए। तो हम देखते हैं कि अगर इन दोनों को आपस में चेंज करवा दें, यानी दूसरी वाली पंक्ति को पहली की जगह और पहली को दूसरी की जगह डाल दें, तो हमारा जो नया होगा वो डेल रेस या कुछ भी मान लें आप, डेल 1 मान लो, वो क्या बनेगा 2 3 0 1 2 -1 और 4 3 5। इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, थर्ड रो ऐसे कैसे तीसरी पंक्ति। तो देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आती है। डेल 1 इक्वल टू आ जाएगा आपके पास 2 ऐसे कैसे 5 दूने 10 माइनस माइनस हो जाएगा +3, फिर माइनस का 3 5 एकम 5 माइनस माइनस प्लस का 4, फिर अगला 0 हो जाएगा वो, ये कितना हो जाएगा 13, तो 26, और ये 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, और 9 3 कितना हो जाएगा माइनस का 27, और आपके पास यहाँ पर भी कितना बचेगा -1। मैंने क्या कहा था आपको कि संख्यात्मक मान तो वही आएगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का था। तो सेकंड प्रॉपर्टी ये कहती है कि वैल्यू संख्यात्मक मान वही रहेगा लेकिन चिन्ह परिवर्तित हो जाएगा। कब? या तो दो पंक्तियों को या दो स्तंभों को परस्पर चेंज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3 देखेंगे। यदि एक सारणी की कोई भी दो पंक्ति या स्तंभ के अवयव अगर समान है तब हमेशा उसका मान क्या हो जाएगा 0। जैसे एग्जाम्पल देके मैं बता देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। 2 3 1 5 2 3, यहाँ पर 2 3 1 है, तो आप समझ रहे हैं कि इसकी पहली पंक्ति के जो अवयव है वही तीसरी पंक्ति के हैं, यानी R1 और R3 दोनों क्या है सेम है। तो इसका जो वैल्यू होगा निकाल के देख लीजिएगा क्या आ जाएगा 0, बिकॉज ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या कहता है कि कोई भी दो पंक्ति हो, यानी कोई भी दो पंक्ति हो सकती है चाहे कोई सी भी हो, या दो कोई स्तंभ हो, उनके अगर संगत अवयव अगर समान है तो उसका मान हमेशा क्या होगा ऑलवेज 0। तो ये भी इजी प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी नंबर 4, इसी को हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले ये देखिए कि ये कहती क्या है। ये कहती है कि अगर किसी भी पंक्ति, किसी एक पंक्ति या स्तंभ, जैसे प्रथम पंक्ति है दूसरा स्तंभ कोई सा भी ले लो, उसको अगर किसी अचर संख्या k से गुणा कर दिया जाए, अगर डेल को किसी अचर संख्या k से गुणा कर दिया, केवल एक पंक्ति या एक स्तंभ की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका जो मान होगा नई जो सारणी होगी उसका पुरानी सारणी के k गुणज हो जाएगा। जैसे मेरे पास तो पहले सारणी डेल थी, उसको अगर मैंने कोई अचर संख्या k से गुणा कर दिया तो जो नई सारणी डेल 1 प्राप्त होगी वो k गुणा हो जाएगी। अर्थात कहने का मतलब ये है कि इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि अक्सर हम पढ़ तो लेते हैं कि जब हम कभी भी किसी पहली पंक्ति को, जैसे मेरे को जैसे 2 से गुणा करना, जैसे डेल इक्वल टू है मेरे पास है 2 3 1 4 -1 3 0 1 2, जो इसकी वैल्यू है उसको अगर आप जैसे पहली पंक्ति को मैं R1 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं 2 से, तो 2 × R1 लिखूंगा। तो जो नया सारणिक होगा, कई बार बच्चे उसी को डेल लिखते रहते हैं, जैसे हमारे कोई क्वेश्चन आते हैं तो उनको हम सॉल्व करते हैं तो उसमें डेल लिखते रहते हैं, ये डेल नहीं रहा। अगर आपको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ रही है प्रथम पंक्ति को, तो ये ध्यान रखना इसकी जो वैल्यू है वो भी 2 से गुणा हो गई। समझ रहे मेरी बात को? तो ये आपको या तो एक काम कर लीजिएगा कि अगर आप डेल ही रखना चाहते हो तो इससे 2 से गुणा कर रहे हैं, सिर्फ जिस पंक्ति में आप संक्रिया लगा रहे हैं, जैसे पहली पंक्ति में लगा रहे हैं तो पहली पंक्ति को अगर आप किसी संख्या से गुणा कर रहे हो तो ध्यान रखना उसी का भाग भी लगाना चाहिए आपको। हाँ, अगर किसी और पंक्ति में जोड़ना होता है इसको गुणा करके, और किसी और पंक्ति में अगर आप संक्रिया लगा रहे हो, जैसे R2 में संक्रिया लगा रहे हैं कि पहली को 2 से गुणा करके R2 लिख रहे हैं, तब आपको ऐसा नहीं करना, मैं आपको आगे और बता दूंगा, वो अगली प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल यहाँ पर ये ध्यान रखें, जिस किसी भी पंक्ति या स्तंभ को किसी अचर संख्या k से गुणा करते हैं तो उसका पूरा मान भी उतना ही गुणा हो जाता है, या अगर वही रखते हो तो उसका भाग भी लगाना पड़ता है। जैसे सिंपल है, मैं यहाँ पर 2 × डेल लिख सकता हूँ, जो नई वैल्यू आएगी आपके 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने पर 6 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, बाकी क्या तो चेंज होगा नहीं क्योंकि R2 और R3 में तो कोई चेंज नहीं है। ठीक है, पहली पंक्ति को आपने मल्टीप्लाई किया है 2 से, तो यह आ जाएगा 4 -1 3 और 0 1 2। ओके, इसकी वैल्यू निकाल लेना, जो पहले डेल थी उससे डबल आ जाएगी। ठीक है, नया जो सारणिक होगा पहले से डबल हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों, सारणिक का मान निकालना है अपने को डेल का P4 का यूज करके। बिना प्रॉपर्टी यूज के मान निकालने में काफी बड़ा होगा, लेकिन अगर प्रॉपर्टी को यूज करते हैं तो चौथी प्रॉपर्टी से हम कैसे मान निकाल सकते हैं। देखो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं
102, 18 और 26 ऐसे हैं जिसको आप 17, 3 और 6 को किसी एक अचर संख्या से गुणा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। मतलब ये शायद देख सकते हैं आप यहाँ पर 17 को 6 से गुणा करने पर 102 आएगा, 3 को 6 से गुणा करने पर 18 आएगा और 6 को 6 से गुणा यहाँ पर आपके 24 है। ठीक है, तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 6 दोनों तीनों में कॉमन आ रहा है, तो 6 कॉमन ले लेंगे। तो पहली पंक्ति से आप अगर 6 कॉमन लेते हो तो यहाँ पर आपके पास जो संख्या बनने वाली है वो 17, यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा 3 और यहाँ पर 6 और ये 1, 3, 4 रहेगा, इसमें नो चेंज है, नीचे वाला भी चेंज नहीं होगा। और इसके बाद में आप देख ही सकते हैं कि वो प्रॉपर्टी नंबर कौन सी है 3। क्या कह रही थी कि कोई भी दो पंक्तियों के अगर अवयव समान हो तो उसका मान क्या हो जाता है 0। तो पूरी 6 को अगर 0 से गुणा करेंगे तो पूरी सारणी का मान क्या हो जाएगा 0। ओके, देखो बेटा प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है। अगर किसी सारणी की किसी पहली पंक्ति या कोई भी स्तंभ के कुछ अवयव या दो से ज्यादा मतलब अगर जोड़ के रूप में है, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, उसको अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे डेल इक्वल टू हमारे पास है x+3 है, y+4 है और z+7 है, और नीचे है 1, 2, 3 और यहाँ है 4, 5, 6। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कर रही है, जैसे इसमें पहली पंक्ति है R1, इसका जो प्रत्येक अवयव है वो दो दो संख्याओं के योग के रूप में लिखा हुआ है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। तो आप इसको दो सारणिकों के जोड़ के रूप में लिख सकते हो। कैसे, जो नीचे है वो तो ऐसे कैसे नोट करनी है, सेकंड एंड थर्ड 4, 5, 6, दूसरी और तीसरी पंक्तियों को तो बदलना नहीं है। पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे, पहले तो x, y, z, यानी इनके पहली वाली संख्याएं लिखे हैं x, y, z लिख लें, फिर प्लस का चिन्ह है तो वो प्लस का लगा लें आप। और अगला जो नया सारणी बनने वाला है उसमें 3, 4 और 7 आपका पहला जो है पंक्ति हो जाएगा। दूसरी नंबर पर 1, 2, 3 इसमें चेंज करना नहीं है, 4, 5, 6। ओके, इसमें तो कोई चेंज करना नहीं है। ऐसे इसको आप आगे सोल्व कर सकते हो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। इससे आप 2 या 2 से ज्यादा अगर लिखा होता है तो उसको 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हो। तो प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट है 6 के बारे में। प्रॉपर्टी नंबर 6 जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर्थ और ये वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर किसी सारणिक को आप जैसे यहाँ पर लिखे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, -2 लिख लो, यहाँ पर 3 लिख लो और -1 लिख लो। इसकी पहली पंक्ति ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये कहती क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, ये कहता है कि अगर आप किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ कोई भी ले लो, अगर किसी पंक्ति को किसी अचर संख्या k से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में जोड़ते हो तो हमेशा ध्यान रखना सारणिक का मान परिवर्तित नहीं होता है। जबकि P4 क्या कहता है कि किसी भी पंक्ति को आप किसी अचर संख्या से गुणा कर देते हो तो उसका जो पूरा मान है वो भी k गुणा हो जाता है। मतलब वहां पर हम क्या करते थे, जैसे R1 में संक्रिया लगा रहे थे, R1 को k से गुणा करते थे तो सिर्फ R1 में ही जिसमें संक्रिया लगा रहे हैं, जैसे R1 में संक्रिया लगा रहे हैं तो R1 को ही k से गुणा करते थे, तब सारणिक का मान k गुणा हो जाता था। ये P4 कह रहा है। लेकिन ये P6 क्या कह रहा है, P6 का कहना है कि अगर किसी भी पंक्ति को आप किसी अचर संख्या से गुणा करके किसी दूसरी पंक्ति में, जैसे मैं R2 में संक्रिया लगा रहा हूं तो जोड़ रहे हो या घटा रहे हो कुछ भी कर लो, अगर R2 में मैं जोड़ रहा हूं k इंटू R1, यानी पहली पंक्ति को किसी अचर संख्या k से गुणा करके अगर R1 में जोड़ R2, यानी कोई भी पंक्ति को किसी संख्या से गुणा करो लेकिन उसको छोड़कर किसी अन्य जो पंक्ति है उसमें आप उसको जोड़ दीजिएगा, हमेशा आपका जो मान है डेल का वही रहना है, डेल कभी k गुणा नहीं होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर देख लो आप फटाफट से, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू है फिलहाल तो अभी है 1, 5 माइनस का 18, फिर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस हो जाएगा प्लस का 12, 6 दूनी माइनस का 12, प्लस का 3 ले लो और 4 तिया 12, माइनस का 10 यानी प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान हो जाएगा माइनस का 23, ये हो जाएगा प्लस का 8, माइनस का 16 और प्लस का 22, 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 और ये 3, माइनस का 39 प्लस का 66। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 27। ओके, डेल की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस का 27। लेकिन अभी मैं एक चेंज कर देता हूं इसमें, वो क्या देखिएगा, एक संक्रिया लगा रहा हूं, वो संक्रिया रहेगी, ऑपरेशन क्या है
कि दूसरी वाली पंक्ति में लगा रहा हूं, दूसरी पंक्ति में लगा रहा हूं तो दूसरी को तो करूंगा नहीं, किसी और पंक्ति को, जैसे पहली वाली पंक्ति उसको 2 से गुणा कर देता हूं। तो R2 में पहली पंक्ति को 2 से गुणा करके जोड़ रहा हूं, पहली पंक्ति को 2 से गुणा किया और R2 में संक्रिया लगा रहे तो R2 में उसको जोड़ दिया, तो भी मान डेल का वही रहना चाहिए। संक्रिया लगाने के बाद में भी देख लेना वही मान आएगा। देखो पहली पंक्ति में संक्रिया नहीं लगा रहे हो तो ये तो ऐसे कैसे उतारनी है 1 2 3, दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगेगी इसको छोड़ दो भी, तीसरी पंक्ति को ऐसे कैसे नोट कर लो -2 3 माइनस का 1। आप संक्रिया किसमें लगा रहे हो R2 में, तो R2 का मतलब है 4 पहला एलिमेंट, तो 4 में क्या ऐड करना है 2 से गुणा करके R1 ऐड करना है। तो 2 से गुणा करेंगे इसके संगत अवयव, 1 को तो 2 हो जाएगा, 2 और 4 कितना हो जाएगा 6, फिर 5 में इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 4 कितना हो जाएगा 9, फिर 6 इसको 2 से गुणा करेंगे 6 हो जाएगा, 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। अभी भी वही मान होगा इसका, बिकॉज देख लेना कैसे 1 माइनस का 9 माइनस का 12 थी 36, फिर माइनस का 2 नोट करें, फिर देखो माइनस का 6 और प्लस का 24 और फिर लास्ट में प्लस का 3 लिख ले और 6 3 18 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा 9 दूने 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा माइनस का कितना 45, ये हो जाएगा प्लस का 18 माइनस का 36 और ये हो जाएगा 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा 108। ठीक है, इसको देखें कितना हो जाएगा 5 और 6 11 हासिल 1 और 8 माइनस का 81 प्लस का 108, ये कितना हो जाएगा, आप 108 में से इसको लेस कर देंगे तो वही 27 आपके पास आ जाएगा। यानी कि ये फर्क समझ में आना चाहिए, P6 और P4 में फर्क क्या होता है। अगर यहाँ पर P6 की बात करें तो किसी भी पंक्ति या स्तंभ में आप संक्रिया लगाते हो तो उसमें किसी अन्य पंक्ति या स्तंभ को किसी संख्या से गुणा करके जोड़ने में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सारणिक का मान वही रहेगा। और इसको हम मोस्टली क्वेश्चनों में देखते भी हैं, यूज करते हैं, और अभी मैं आपको बहुत सारे 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा इससे रिलेटेड। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 6 काफी इंपॉर्टेंट है, हमारे प्रॉपर्टीज हो गई है। अब देखो आप इसको क्वेश्चन को देखें, सिद्ध कीजिए कि ये वाला जो आपके सारणी है उसके इक्वल में या तो ये लाओ या फिर ये। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है, ये इसको नोट कर लें 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c। ठीक है, और आप अब संक्रिया लगाएंगे क्या, जैसे पहली वाली पंक्ति जिस क्वेश्चन के जो राइट हैंड साइड है उसको देखने पर पता चल रहा है 1/a 1/b 1/c बाहर ABC ऐसा कुछ दिख रहा है। तो ये कब आ सकता है, जब मैं पहली वाली रो या पहली वाली कॉलम यानी पहली पंक्ति या पहले स्तंभ से a कॉमन ले लूं तो यहाँ पर 1/a बनेगा, यहाँ पर भी 1/a बनेगा, और चाहे तो यहाँ पर अगर इसमें से b कॉमन लेंगे तो यहाँ 1/b यानी ये b बन जाएंगे और ABC भी हमारे बाहर आ जाएगा। तो मैं यही काम करने वाला हूँ, R1 से R2 एवं R3 से क्रमश से A, B तथा C कॉमन लेने पर, तो जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए आपके पास क्या होगा, ये जो साइड है उसमें A भी बाहर आ जाएगा, B भी आ जाएगा, C भी आ जाएगा, क्योंकि पहली से आपने A कॉमन लिया है। तो प्रथम पंक्ति से आप अगर A कॉमन लेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा 1/a और प्लस का 1, यहाँ पर 1/a हो जाएगा, यहाँ पर भी 1/a हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा b कॉमन लेने पर 1/b, यहाँ पर 1/b + 1, यहाँ पर 1/b, और नीचे क्या हो जाएगा 1/c और 1/c + 1, ये आपके आ जाएगा। ठीक है, और अब आप लोगों को जो नई संक्रिया लगानी है वो क्या, वो लगाएं आप पहली पंक्ति में संक्रिया लगा दो, दूसरी और तीसरी पंक्तियों को इसमें जोड़ दो। यानी P6 का यूज हो रहा है कि किसी एक पंक्ति में किसी अन्य पंक्तियों को किसी संख्या से गुणा करके, कोई अचर संख्या के से गुणा करके जोड़ दो, या सीधा भी जोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको ये पहली संक्रिया लगाने हैं, जो नई संक्रिया है वो है R1 में संक्रिया लगा रहे R1 + R2 + R3, यानी जो पहली पंक्ति है उसमें दूसरी और तीसरी पंक्ति को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, जो कि अब हम बाहर ले सकते हैं कॉमन। तो अभी इसको देखें, ABC पहले से ऑलरेडी हमने कॉमन ले रखा है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c। ठीक है, आगे देखें
यहाँ पर भी यही होगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर भी वही सेम चीज आएगी, ठीक है, ये वाली। और नीचे क्या हो जाएगा 1/b, क्योंकि सेकंड और थर्ड में तो चेंज करना नहीं है, कॉमन आप संक्रिया किस में लगा रहे हैं, R1 में, तो R1 में चेंज होगा, R2 और R3 ऐसे कैसे रहेगी, और यहाँ पर आ जाएगा 1/c, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/b, और यहाँ पर 1/b, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/c और 1 + 1/c, ठीक है। यहाँ पर मेरी जगह नहीं है तो मैंने ये लिख दिया, ये सेम चीज आएगी। तो देखो पहली पंक्ति से आप क्या कॉमन ले सकते हो, ये वाला एलिमेंट एक जैसा है सभी में, तो इसको क्या ले सकते हैं हम, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ABC, और ये कॉमन आएगा 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। इसको कॉमन लेने के बाद में जो नया सारणिक रहेगा, यहाँ ऊपर तो 1 1 1 हो जाएगा, नीचे वही 1/b, 1 + 1/b, 1/b एंड 1/c, 1/c और 1 + 1/c, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पर कौन सी संक्रिया लगेगी, ये ध्यान रखना, जब भी किसी सारणिक की कोई पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 1 1 हो जाए तो बहुत ही इजी काम हो जाता है। उनमें से कोई दो अवयवों को हमको 0 बनाना होता है। जैसे यहाँ पर पहली पंक्ति के तीनों अवयव क्या है, 1 1 है, तो इसमें हम दूसरे स्तंभ के पहले अवयव और इस वाले 1 को हम दोनों को क्या करेंगे, शून्य बनाएंगे। इसको शून्य बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस 1 में से ये वाला 1 अगर लेस कर दे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इस 1 को अगर इसमें पहले वाली पंक्ति का जो 1 है उसको लेस कर दे तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 0। तो मैं ये वाली संक्रिया यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ देखिएगा आप क्या होगा, यहाँ पर आपके पास संक्रिया लगेगी, नई संक्रिया लगाएंगे कौन सी, पहले एक तो लगाएंगे इस वाले कॉलम में, यानी दूसरे स्तंभ में लगाएंगे कि पहले वाले स्तंभ को इसमें से लेस करेंगे तो इसके संगत 1 के संगत 1 है तो यहाँ 0 हो जाएगा। एक तीसरे स्तंभ में लगाएंगे, तो मैं यहाँ लगाने वाला हूँ, संक्रिया लगाएंगे एक तो C2, दूसरे स्तंभ में क्या लगाएंगे, C2 - C1, और साथ ही एक तीसरे स्तंभ में भी लगा ले C3 - C1। लगाने पर जब आप इसको यूज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और यहाँ पर जो नो चेंज है यानी जिसमें बदलाव नहीं करना वो है पहला स्तंभ, क्योंकि पहले स्तंभ में हम संक्रिया नहीं यूज कर रहे हैं, कोई संक्रिया नहीं लगा रहे पहले स्तंभ में। और बाकी दूसरा और तीसरा स्तंभ आप देख सकते हैं, दूसरे स्तंभ में यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, और यहाँ पर भी 0, और यहाँ क्या आएगा 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 1 आ जाएगा बेटा। और अब आप इसका वैल्यू निकाल लें, जिसमें सबसे ज्यादा 0 होते हैं उसके संगत प्रसार करते हैं। तो पहली पंक्ति में यहाँ 2 0 आ रहे हैं तो आप पहली पंक्ति के सापेक्ष यहाँ प्रसार कर सकते हैं। तो जब आप प्रसार करेंगे, प्रसार करने पर जब प्रसार करेंगे सारणी का किसके सापेक्ष, R1 के सापेक्ष, ठीक है। तो R1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो ABC तो है ही पहले से, और 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और इनटू ये तो 1 है ही, और ये 1 हो जाएगा -0, बाकी 0 0, ठीक है। तो ऑल ओवर आपकी जो वैल्यू है ABC या 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। इसको आप चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ABC को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ABC आ जाएगा, फिर AB फिर BC, ये तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से हमारी राइट हैंड साइड प्राप्त हो गई, हमने लेफ्ट हैंड साइड से लिया था और राइट हैंड साइड आ गई। तो हमको जो शो करना था प्रूव दैट, यानी सीधे कीजिए कि ये आपको क्वेश्चन मिलेगा, तो ये आपके ऐसे इजीली हो जाएगा इस प्रॉपर्टी से। ओके, मैं अब आपको 2 क्वेश्चन दे देता हूँ जिनको आप यूज करके घर से इस प्रॉपर्टी से जो भी मैंने पढ़ाई उनसे करना है, ठीक है। देखो बेटा, प्रॉपर्टी नंबर 6 सारे करवा दिए मैंने आपको, और आपको एक क्वेश्चन भी बताया है। अब ये 2 क्वेश्चन आपको घर से करने हैं, खुद ही करके देखिएगा एक बार। एक क्वेश्चन तो ये है A² BC AC + C², फिर A² + AB B² AC AB B² + BC C² = 4A² B² C² आपको प्रूव करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है A - B - C 2A 2A 2B B - C - A 2B 2C 2C C - A - B = A + B + C का होल क्यूब। यह आपको खुद को करना है, करके देखिएगा। और इससे पहले जो आपको क्वेश्चन दिए थे सेकंड और उपसारणी के, बाकी का जो बचा हुआ वो मटेरियल आप निकालें। और आपको जो घर से करने के लिए क्वेश्चन पहले भी मैंने दिया था, इन सभी x और y वाला, उन सब के वैल्यूज निकाल करके x और y की वैल्यू मेरे को कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर बताएं कि कितने आए। कल हम इसके बारे में देखेंगे कि कल हमारे आंसर कितने आ रहे हैं, ठीक है। और सभी बच्चे इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।
ओके, धन्यवाद।